हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में। और आज के टाइम में इस थ्योरी की रेलेवेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एल्टन मेयो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक विद्वान हैं जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन यानी मानवीय संबंध सिद्धांत दिया है। आज के टाइम में इस सिद्धांत की क्या रेलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है, आइए जानते हैं। एल्टन मेयो द्वारा विकसित ह्यूमन रिलेशन थ्योरी प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन था। यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया लाए थे एल्टन मेयो इस थ्योरी के द्वारा, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि कर्मचारी केवल आर्थिक प्राणी ही नहीं है बल्कि सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों वाला एक जीवित इंसान भी है। यानी उसको केवल हम ऐसा प्राणी नहीं समझेंगे जो कि कमाने वाला हो, आर्थिक प्राणी नहीं, बल्कि वो सोशल और भावनात्मक ज़रूरतों वाला इंसान भी है। ऐसा कहना है एल्टन मेयो का ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए एक फैक्ट्री में मशीनें चल रही हैं, काम भी हो रहा है, पर कर्मचारी उदास हैं, थके हुए हैं, बिना किसी उत्साह के काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी शानदार हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि कर्मचारी ही उदास हैं, थके हुए हैं और बिना उत्साह के काम कर रहे हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी शानदार कभी भी नहीं हो सकती। यही समझाने आए थे एल्टन मेयो कि इंसान को समझो, सिर्फ काम मत लो। उसकी भावनाओं को समझो, उसकी आवश्यकताओं को समझो, उससे सिर्फ काम मत करवाते जाओ। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की उस सोच को चुनौती दी है जिसमें मजदूरों को केवल काम करने वाली मशीन समझा गया था। इससे पहले हमने FW टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत भी पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया है कि मनुष्य को क्या माना है, काम करने वाली मशीन, जितना ज्यादा हो सके उसे उतना ज्यादा काम लो। इसके विरोध में ही मेयो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी है कि मनुष्य केवल काम करने वाली मशीन नहीं है बल्कि उसकी भी कुछ भावनाएं हैं, उसके भी कुछ सोशल नीड्स हैं, उनको भी समझो, उनको भी देखो। अब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो एल्टन मेयो ने दी है वो है क्या? एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का जन्म हुआ था हार्थोन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1924 से 32 में हुए थे। उसके दौरान एल्टन मेयो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी डेवलप की थी। किसके दौरान? हार्थोन एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब ये हार्थोन एक्सपेरिमेंट क्या था? हार्थोन एक्सपेरिमेंट या हार्थोन स्टडी एक प्रकार की स्टडी थी जो मेयो ने की थी। ये कहाँ पे की थी? इसका स्थान था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हार्थोन प्लांट में, जो कि शिकागो USA में है। अमेरिका की एक कंपनी थी ये, जहाँ पर हार्थोन स्टडी मेयो ने की थी। समय सीमा क्या थी? कब से कब तक की थी ये स्टडी? 1924 से लेकर 1932 तक मेयो ने ये स्टडी की थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? हार्थोन स्टडी का नेतृत्व एल्टन मेयो ने और उनकी टीम ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? हार्थोन स्टडी का उद्देश्य था कि क्या बेहतर प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग सिस्टम अच्छा हो जाए, कर्मचारियों को ब्रेक मिले और काम के घंटे उनके फिक्स हो जाएं। इनको बदलने से क्या काम करने की उत्पादकता बढ़ेगी, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? ऐसा उद्देश्य लेकर चल रहे थे इस स्टडी में। हार्थोन प्रयोग 4 स्टेप्स में हुआ था, 4 चरणों में ये चलाया गया, जिसमें पहला चरण था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यानी प्रकाश प्रयोग। प्रकाश प्रयोग 1924 से 27 तक किए गए थे। प्रकाश प्रयोग का उद्देश्य था प्रकाश की तीव्रता से प्रोडक्टिविटी बदलती है या नहीं, ये पता लगाना। अगर लाइटिंग सिस्टम बेटर हो जाता है तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं। इसके लिए पहला प्रयोग किया गया था प्रकाश प्रयोग, जिसमें 2 ग्रुप रखे गए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में रोशनी बढ़ाई गई और फिर घटाई गई, जबकि ग्रुप बी में कोई भी चेंज नहीं किया गया लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ग्रुप बी में ना लाइट बढ़ाई ना घटाई, लेकिन फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि प्रकाश नहीं, ध्यान दिए जाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यानी प्रोडक्टिविटी का प्रकाश से कोई संबंध नहीं है, प्रोडक्टिविटी का सीधा सा संबंध है कर्मचारियों पर ध्यान दिया जाए। इसे कहा गया था हार्थोन इफेक्ट। हार्थोन इफेक्ट का मतलब है जब लोग जानते हैं कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है तो वे बेहतर काम करते हैं। यानी जब उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई है जो हम पर ध्यान दे रहा है, हमें गाइड कर रहा है, तभी वो बेहतर काम करेंगे, अपने आप से नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रयोग किया रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी। रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी ये 1927 में की गई थी और इसका उद्देश्य था काम के घंटे, ब्रेक, भोजन आदि बदलने से क्या होता है,
यदि कर्मचारियों के काम के घंटे हमने चेंज कर दिए, उनको ब्रेक का टाइम बढ़ा दिया या घटा दिया और उनको जो भोजन दिया जाता है लंच टाइम में, उसको अगर चेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 6 महिला कर्मचारियों पर। 6 महिला कर्मचारियों के साथ ये प्रयोग किया गया। बार-बार बदलाव के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती रही। यानी एक बार उनसे 6 घंटे काम करवाया, फिर उनसे 8 घंटे काम करवाया, फिर उनसे 10 घंटे काम करवाया और उन्हें ब्रेक मान लो 30 मिनट का दिया, फिर 1 घंटे का दिया, तो उससे ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट पड़ा नहीं। भोजन भी अगर उन्हें एक टाइम के लिए नहीं दिया या एक बार में 2 दिन 1 दिन में 2 बार दे दिया, तो इससे कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ा नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रही। तो इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न इससे निकलता है कि इन महिलाओं को ख़ास महसूस कराया गया, उनसे बातचीत की गई, दोस्ताना माहौल बनाया गया। यानी यहाँ भी मेन चीज़ वही है कि मानव संबंध ने ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। उनके काम के घंटे, ब्रेक या भोजन ने ऐसा कुछ नहीं किया कि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। जब महिलाओं को लगा कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके साथ दोस्ताना माहौल बनाया जा रहा है, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया इंटरव्यू प्रोग्राम। एक इंटरव्यू रखा गया 1928 से 30 के बीच में। इस इंटरव्यू का उद्देश्य था मजदूरों से उनकी सोच और उनकी भावनाएं जानना कि वो क्या सोचते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या सोच रखते हैं और क्या उनकी भावनाएं हैं। इसमें 21,000 से ज़्यादा कर्मचारियों से इंटरव्यू लिया गया और ये पाया गया कि मजदूरों के भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी वही बात कि उनकी भावनाओं पर और उनके सामाजिक पहलुओं पर ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ काम के नियम ही नहीं बल्कि समूह के अनौपचारिक नियम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल, जो कि मैनेजमेंट ने बना के दे दिए फॉर्मल रूल। इनका इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कर्मचारियों पर जितना उनके इनफॉर्मल नियमों का पड़ता है। इनफॉर्मल रूल का पड़ता है जो कर्मचारियों ने खुद मिलकर बनाए होते हैं। इसका कंक्लूज़न ये निकला कि कर्मचारी केवल नियमों से नहीं बल्कि समूह भावना से और सम्मान से प्रेरित होते हैं। यानी उन्हें रूल से गाइड नहीं किया जा सकता, उनकी टीम भावना और उन्हें सम्मान दिया जाएगा, तभी वो ज़्यादा प्रेरित होंगे और तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद चौथा प्रयोग किया गया बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम 1931 से 32 के बीच में हुआ था और इसका उद्देश्य था कि कर्मचारी अपने काम में कितनी उत्पादकता रखते हैं और क्यों। कर्मचारी अपने काम में कितनी प्रोडक्टिविटी रखते हैं और क्यों रखते हैं, ये उद्देश्य था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम का। यानी इसको करने का मेन मोटिव यही था कि ये जाना जाए कि वो कितनी प्रोडक्टिविटी रखते हैं। इसमें 14 मेल कर्मचारियों का चयन किया गया। 14 मेल कर्मचारी जो टेलीफोन उपकरणों को जोड़ने का काम यानी वायरिंग वर्क करते थे, जैसा कि इसका नाम ही है बैंक वायरिंग। तो बैंक वायरिंग से रिलेटेड ही 14 मेल कर्मचारी लिए गए और पाया गया कि वे जानबूझकर अपनी प्रोडक्टिविटी को कम रखते हैं। क्या पाया गया इस निष्कर्ष में, इस एक्सपेरिमेंट में, कि जो 14 मेल थे, वो जानबूझकर अपनी प्रोडक्टिविटी को कम रखते थे। क्योंकि उन्होंने अनौपचारिक नियम बना रखे थे। इससे पहले हमने पढ़ा ना कि औपचारिक नियमों का इतना महत्व नहीं है जितना अनौपचारिक का है। तो यहाँ इन्होंने अनौपचारिक नियम बना लिए थे कि एक दिन में इतना यूनिट ही काम करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय ज़्यादा काम करता था तो बाकी उस पर प्रेशर्स डालते थे कि इतना काम मत कर वरना हमसे भी ज़्यादा अपेक्षा की जाएगी। यानी उन्होंने फिक्स कर रखा था कि हर एक कर्मचारी इतना ही काम करेगा, इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसमें कुछ रूल्स थे, जैसे जो जो कर्मचारी तेज काम करता था उसको रेट बस्टर कहा जाता था और उसे फिर इग्नोर किया जाता था, उसे बायकॉट किया जाता था। यानी उस पर प्रेशर डाला जाता था कि तू उतना ज़्यादा काम मत कर वरना फिर प्रबंधन या मैनेजमेंट हम पर भी दबाव डालेगा कि तुम भी इतना काम करो। यहाँ पे जो रेट बस्टर है, रेट बस्टर उस आदमी को बोला जाता है जो दूसरों के लिए खतरा है। रेट बस्टर यानी वो आदमी जो दूसरों के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि वो उनसे ज़्यादा काम कर रहा है ताकि उनको डांट पड़े कि मैं तो इतना काम कर रहा हूँ और वो इतना काम नहीं कर रही। उसके बाद दूसरा रूल बना हुआ था कि बहुत धीमा काम करने वाले को धोखेबाज कहा जाता था। ऊपर था कि जो ज़्यादा काम करेगा वो रेट बस्टर है, यहाँ जो कम काम करेगा वो धोखेबाज है। उसे भी टोक दिया जाता था क्योंकि समूह का नियम था कि सभी काम करेंगे, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। यानी एक लिमिटेड काम करेंगे, ना तो वो ज़्यादा काम करेंगे और ना ही कम काम करेंगे। तो यहाँ पे कम काम करने वालों को भी टोक दिया जाता था, उन पर भी प्रेशर डाला जाता था कि काम करो, काम तो करना ही है हमें, लेकिन ना ज़्यादा करना है और ना ही ज़्यादा कम करना है।
तीसरा रूल था, पर्यवेक्षक को ऐसा कुछ नहीं बताना है जो किसी सदस्य को हानि पहुंचाए। यानी जो ऑब्जर्वर है, कर्मचारियों को ऑब्जर्व करता है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं बताना है कि किसी एम्प्लॉयज को हानि हो जाए। कोई अकेले फायदा ना उठाए, कोई खुद को श्रेष्ठ ना बनाए, सभी मिलकर रहें। किसी के बारे में शिकायत ना लगाएं कि वो ऐसा कर रहा है या वो ऐसा कर रहा है, नहीं। कोई भी अकेले किसी भी चीज का फायदा ना उठाए, पर्यवेक्षक को कुछ ना बताए। जो किसी सदस्य को हानि पहुंचाए उससे रिलेटेड बातें ना बताए। अगला नियम था, सामाजिक दूरी कायम नहीं रखनी है, यानी सोशल डिस्टेंस नहीं रखना है। कोई भी हीरो या फिर विलन नहीं है इसमें, सारे इक्वल हैं। टीम भावना को बनाए रखना है, एक टीम में रहकर काम करना है। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला इस बैंक वायरिंग का? इस स्टडी ने सिद्ध कर दिया कि फॉर्मल कंट्रोल से ज़्यादा प्रभावशाली होता है इनफॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल कंट्रोल यानी जो ऑब्जर्वर हैं वो फॉर्मल कंट्रोल रखते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पर इनफॉर्मल रिलेशन है जो कर्मचारियों के बीच में था। यानी कर्मचारियों ने जो रूल्स बना रखे थे, रेट बस्टर धोखेबाज वाले रूल्स, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं फॉर्मल कंट्रोल के बजाय। जैसे प्रबंधन के नियम हैं, इनसे ज़्यादा समूह के नियम महत्व रखते हैं। प्रबंधन के नियम तो फॉर्मल होते हैं और समूह के नियम कैसे होते हैं? कर्मचारियों ने अपने इनफॉर्मल लिमिट तय कर रखी है। एक लिमिट डिसाइड कर रखी है कि हम इतना ही काम करेंगे। जैसे प्रबंधन ने उन्हें कहा कि आपको 100% काम करना है, लेकिन कर्मचारियों ने अपने लिमिट तय कर रखी है कि वो सिर्फ 75% ही काम करेंगे। ना तो इससे ज़्यादा काम करेंगे और ना ही इससे कम काम करेंगे। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मूवी है चक दे इंडिया, आप सभी लोगों ने ज़रूर देखी होगी और नहीं देखी है तो कभी टाइम मिले देखना। इस मूवी में कोच होते हैं कबीर, जो खिलाड़ियों के भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव को पहचानता है और उन्हें सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि एक टीम भावना से जोड़ता है। यानी केवल उन्हें खेलना नहीं सिखाता बल्कि टीम की भावना सिखाता है कि समूह, एक जो टीम होती है खिलाड़ियों की, उसकी भावना कैसी होगी। केवल खेलना ही नहीं, हमें टीम के साथ रिलेशन बना के रहना है। और यही मेयो का सिद्धांत है, इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करो, क्योंकि इंसान क्या है, भावनात्मक प्राणी है। तो उसकी भावनाओं को भी देखो, ना कि उनसे सिर्फ काम करवाते जाओ। यही मेयो का थ्योरी है, इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाए, उन्हें मशीन ना समझा जाए। एक और एग्जांपल है, जैसे दो कंपनियां हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए सिर्फ काम का दबाव डालती है अपने कर्मचारियों पर, जबकि कंपनी बी काम के साथ साथ उन्हें सम्मान भी देती है, सुनवाई का अधिकार भी देती है। यानी जो एम्प्लॉय कुछ कहना चाहते हैं तो उनको सुनती भी है। दूसरी तरफ कंपनी ए कर्मचारियों को सिर्फ मशीन समझती है और कंपनी बी टीम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाती है, अपने टीम के साथ मीटिंग करवाती है, सुझाव का स्वागत करती है। अगर कोई एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी सुझाव देना चाहता है तो उनको भी वो वेलकम करती है। तो कंपनी ये कैसी होगी? तनाव तनाव वाली होगी, क्योंकि कर्मचारियों को मशीन समझा है तो वो नीरस होकर काम करेंगे, उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होगी। और जबकि कंपनी बी क्या है, सम्मान भी दे रही है अपने कर्मचारियों को, सुनवाई का अधिकार भी दे रही है, टीम के लिए मीटिंग भी करवा रही है और सुझाव का भी वेलकम कर रही है। तो यहाँ के कर्मचारी क्या होंगे? सेटिस्फाइड होंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। इन दोनों कंपनियों में जो कंपनी बी है उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों की भावना को महत्व दिया गया है। मेयो का एक कोट है, मैन इज नॉट मेयरली एन इकोनॉमिक बीइंग, ही इज अ सोशल बीइंग विद इमोशंस एंड नीड। यानी एक मनुष्य है, वो आर्थिक प्राणी नहीं है, वो सामाजिक प्राणी है, जिसकी कुछ भावनाएं हैं, जिसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो उसे केवल आर्थिक प्राणी ना समझकर एक सामाजिक प्राणी समझा जाए, उसकी भावनाओं की, उसकी आवश्यकताओं की कद्र की जाए। अगर हम फाइनल कंक्लूजन निकालें इस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का, तो फाइनल कंक्लूजन ये होगा, ध्यान, कर्मचारियों पर ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि यदि कर्मचारियों को लगेगा कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है या उनकी केयर की जा रही है, तो वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे और फिर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा, इसमें सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध बनाए रख जाएं। अनौपचारिक समूहों और आपसी संबंधों का काम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, कर्मचारियों ने एक इनफॉर्मल रूल्स बना लिए हैं, तो उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है प्रोडक्टिविटी पर। तीसरा है भावनाएं, इमोशंस। कर्मचारी की इमोशंस देखे जाएं, उसकी मानसिक स्थिति कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, तो उसको ऐसा माहौल दिया जाए कि वो मानसिक स्थिति उसकी सही रहे, वो सेटिस्फाइड फील करे और उसके इमोशंस की भी केयर की जाए। अगला है संवाद, यानी उसके साथ संवाद बनाकर रखा जाए, कॉन्टैक्ट बनाकर रखा जाए। संवाद कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और मानवीय संवाद होना चाहिए। फॉर्मल संवाद नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये काम कर दे दिया और अब तुम इस काम को मुझे करके दिखाओ, ऐसा नहीं, बल्कि ह्यूमन
संवाद ह्यूमन डायलॉग होना चाहिए, उससे उसके हेल्थ के बारे में पूछा जाए, उसकी इमोशंस के बारे में पूछा जाए, उसी से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे जुड़ाव ज़्यादा होगा, तभी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। हार्थन स्टडी ने साबित कर दिया कि जो कर्मचारी हैं वो कोई रोबोट नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल बीइंग है, जिसकी भावनाएं, संबंधों और मानसिकता का सम्मान करना ही प्रबंधन की असल कुंजी है। यानी उसे रोबोट की तरह ट्रीट ना किया जाए, उसे एक सोशल बीइंग माना जाए। मेयो ने प्रबंधन को सिखाया कि काम करने के लिए, काम करवाने के लिए पहले इंसान को इंसान समझो। इंसान से काम करवा रहे हो तो पहले उसे इंसान तो समझो, उसे मशीन नहीं समझना है, इंसान समझना है। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अबाउट टास्क। प्रबंधन केवल टास्क नहीं है, इट्स अबाउट ट्रस्ट, टॉक एंड टुगेदरनेस। बल्कि ये विश्वास, बातचीत और साझेदारी का मैनेजमेंट क्या है, जिसमें लोगों के साथ ट्रस्ट बना के रखा जाए, उनसे बातचीत की जाए और सहयोग किया जाए, वो मैनेजमेंट है। केवल कामों को पूरा करवाना मैनेजमेंट नहीं है। आज के टाइम में इस थ्योरी की रेलेवेंस क्या रहेगी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। आज के टाइम में भी एल्टन मेयो की जो ये थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, वो काफ़ी रेलेवेंस है। इसमें पहले रेलेवेंट इसके देख लेते हैं। पहली रेलेवेंस जिसमें है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज अ न्यू प्रोडक्टिविटी। यानी कर्मचारियों का सेटिस्फेक्शन ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आज की कंपनियां ये मानती हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो वे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, तो वो एम्प्लॉय को खुश करने के लिए अलग अलग तकनीकें अपनाती रहती है। मेयो का भी यही मूल मंत्र था, संतुष्ट कर्मचारी, उच्च उत्पादकता। जो कर्मचारी सेटिस्फाई है तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। एग्जाम्पल जैसे आज के एचआर सिस्टम है, वेलनेस प्रोग्राम है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, वो इसी पर डिपेंड है, ताकि कर्मचारियों को खुश किया जाए। कर्मचारी खुश होंगे तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आज के टाइम में इसकी रेलेवेंस का है, टीम वर्क एंड इनफॉर्मल ग्रुप का महत्व। आज के टाइम में क्या है, टीम भावना का और इनफॉर्मल ग्रुप, अनौपचारिक समूह का ज़्यादा महत्व है। आज हर कंपनी में काम टीम में होता है, अकेले कोई काम नहीं करता बल्कि टीम में काम होता है। और कई बार इनफॉर्मल ग्रुप्स का प्रभाव भी डिसीजन और वर्क स्टाइल पर गहरा पड़ता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वो कुछ ऐसे रूल्स बना देते हैं कि उनके वर्क स्टाइल पर या फिर जो डिसीजन लेता है प्रबंधन, उस पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव इनफॉर्मल ग्रुप्स का पड़ता है। हार्थोन के बैंक वायरिंग अध्ययन ने हमें यही सिखाया कि टीम कल्चर इज स्ट्रोंगर देन टूल्स। टीम भावना नियमों से ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। तीसरी रेलेवेंस है इसकी, लीडरशिप स्टाइल्स एंड इमोशन इंटेलिजेंस। आज लीडर वही सफल है जो ऑर्डर नहीं देता बल्कि इम्पैथी रखता है, कम्युनिकेशन रखता है, लिसनिंग को महत्व देता है। यानी लीडर का काम केवल ऑर्डर देना नहीं होता बल्कि अपने कर्मचारियों के साथ संवाद बनाए रखना, उनको सुनना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मेयो ने यही कहा था, गुड लीडरशिप लिसन्स टू पीपल, नॉट जस्ट मैनेज देम। एक अच्छा नेता लोगों को सुनता है, उन्हें मैनेज नहीं करता, उनकी बातें सुनता है, ना कि उन्हें ऑर्डर देता है। फोर्थ एलिमेंट्स इसकी अगर देखी जाए तो है, वर्क फ्रॉम होम और रिमोट टीम में भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता है। वर्क फ्रॉम होम और रिमोट टीम में भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता है। यानी आज का काम कैसा हो गया, वर्क फ्रॉम होम है, सारे घर से ही काम कर रहे हैं, और हाइब्रिड सिस्टम में लोग अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं, अपने घर पर ही बैठे हैं, अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं। ऐसे में ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो किसी से मिलते जुलते तो है नहीं, अपने घर पे ही काम कर रहे हैं। तो आज के टाइम में ज़रूरी हो गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बढ़ाया जाए। मेयो के विचार आज इस दिशा में हमें गाइड करते हैं कि जूम मीटिंग ही नहीं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी ज़रूरी है। जूम मीटिंग पर काम करना ज़रूरी नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट को आपस में मिलवाना भी ज़रूरी है। फिफ्थ रेलेवेंस है, ह्यूमन रिलेशन इन एआई इरा। मानव संबंध एआई के युग में कैसे हो गए हैं, जब काम में रोबोट, एआई, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, सारे काम हम एआई से कर रहे हैं, रोबोट से करवा रहे हैं, तब भी ह्यूमन टच की हमें ज़रूरत है और ज़्यादा महसूस हो रही है। क्यों ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि सारे काम नीरस रोबोट कर रहा है जिसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो ह्यूमन टच की ज़रूरत हमें आज काफ़ी फील हो रही है। होर्थन स्टडी हमें यही याद दिलवाती है, मशीन्स कैन डू टास्क बट ओनली ह्यूमन कैन फील। मशीन केवल टास्क कर सकती है, लेकिन जो ह्यूमन्स हैं वो फील कर सकते हैं। मशीन केवल काम करेगी और फील कौन करेगा? ह्यूमन करेगा, क्योंकि मशीनों के पास कोई भी भावना नहीं है, कोई भी इमोशंस नहीं है, इमोशंस केवल इंसानों के पास है। इस प्रकार मेयो के सिद्धांत आज की 21वीं सदी में प्रबंधन की आत्मा बन चुके हैं। आज के टाइम में भी मेयो की थ्योरीज को अपनाया जा रहा है। आज के टाइम में इसकी रेलेवेंस काफ़ी बनी हुई है और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एआई का युग बढ़ रहा है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसे माना जाता है? मानवीय संबंधों का जनक, मानवीय संबंध थ्योरी का जनक किसे माना जाता है? एल्टन मेयो को। हार्थोन एक्सपेरिमेंट किस कंपनी में किए थे? एल्टन मेयो ने जो हार्थोन एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस कंपनी में किए थे? वो किए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि शिकागो यूएसए में है। रेट बस्टर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना रेट बस्टर। रेट बस्टर का ये जो शब्द है इसका यूज किसके लिए किया गया है? रेट बस्टर का मतलब है जो अन्य कर्मचारियों से अधिक काम करता है। उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इतना ही काम करना है, लेकिन कोई अगर उस लिमिट से ऊपर जाके काम करेगा तो वो रेट बस्टर माना जाएगा, जो दूसरों के लिए खतरा साबित हो सकता है। उसके बाद है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किस आंदोलन के खिलाफ प्रतिक्रिया थी? यानी ये जो थ्योरी बनी थी वो किसके खिलाफ बनाई गई थी? ये बनाई गई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि एफ टेलर की है, उसके विरुद्ध ये थ्योरी आई थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में ये कहा गया था कि मानव को मशीन की तरह दिखाया गया था, जिसमें कि वो साइंटिफिक तरीके से काम करता रहेगा, जबकि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में बताया है कि मानव एक मशीन नहीं है, एक सोशल बीइंग है जिसके कुछ इमोशंस हैं, जिसके कुछ फीलिंग्स हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद एल्टन मेयो की कुछ बुक्स हैं, कुछ किताबें हैं जिनकी हम क्रोनोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे। इसमें पहली बुक है डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ये बुक 1919 में आई थी। दूसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ फटीग, जो 1924 में आई। तीसरी बुक है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो कि 1933 में आई थी। अगली बुक है सम रिलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रैशनलाइजेशन, जो कि 1941 में आई। द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 में आई थी। एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1975 में आई थी। ये तीन बुक यहाँ हैं, जैसे द ह्यूमन प्रॉब्लम, द सोशल प्रॉब्लम, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो इनकी क्रोनोलॉजी जरूरी से याद रख लेना। सबसे पहले द ह्यूमन प्रॉब्लम 1933 में, फिर द सोशल प्रॉब्लम 1945 में, फिर द पॉलिटिकल प्रॉब्लम 1975। तो आज के इस वीडियो में हमने एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में जाना है। उन्होंने जो हार्थन स्टडी की थी उसके स्टेप्स, उसके 4 चरण, उनके बारे में जाना। और आज के युग में, आज के टाइम में, आज की 21वीं सदी में एल्टन मेयो की इस थ्योरी का क्या महत्व है उसके बारे में जाना। और उसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ की कंसेप्ट्स भी पढ़े। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।